57 कंट्रीज या 56 ऐसी कुछ हैं ओआईसी की, कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको क्या हो गया? चलिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए कहते हैं कि तुम गैर मुसलमान हो, तुम बुरे हो, तुम काफिर हो, तुम ये वो। ठीक है, हम बुरे हैं और हम गैर मुसलमान हैं, हम बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो अच्छे हैं। आप तो आप अगर बेहतर हैं हमसे, तो आप तो कुछ ऐसा करिए जो इस बात को साबित करे कि आप हमसे बेहतर हैं, और आप आवाज उठाइए सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाइए कि चीन क्या कर रहा है, चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक तो होता है गवर्नमेंट, हर एक सरकार अपने मफादात के हिसाब से चलती है, अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से चलती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नो डिफरेंट। अगर हम बोले कि नहीं साहब हमारी गवर्नमेंट कुछ अलग है, तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं है हमारी। हमारी भी गवर्नमेंट ऐसी जैसे सारी, बट आपने देखा होगा काफी इंडियन इसके बारे में बात करते हैं, और हमारे जो सोशल स्फेयर है उसमें काफी इसके बारे में, जो उइगर मुसलमान है उनके बारे में बातचीत होती है, और सबके बारे में बात होती है। जो इंडिया में गलत हो रहा है उसके बारे में बातचीत होती है, पाकिस्तान में होता है उसके बारे में बातचीत, मतलब यहाँ पे बातचीत हर मसले के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि पहला फर्ज इसलिए क्योंकि ओआईसी बनी आरजू जी इसीलिए थी। ओआईसी वाज क्रिएटेड और टू बी द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। सो ओआईसी अगर नहीं बोल रहा है तो इसमें सोचने की जरूरत है। उसमें हो सकता है ये वजह भी हो कि क्योंकि चाइना से अक्सर सबने ना सही, लेकिन पाकिस्तान ने तो कम से कम बहुत कर्जा ले रखा है और पाकिस्तान एक प्रेशर में है। तो पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में है कि वो बात कर सके चाइना से। लेकिन अगर हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स का देखें तो वो तो किसी मजहब के लोग भी बात कर सकते हैं, कोई भी कह सकता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बोलना भी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं चीन से, बात सिर्फ पैसे लेने की नहीं है, क्योंकि पैसे पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बहुत ले रखे हैं, सऊदी अरब से भी बहुत ले रखे हैं, और चाइना से तो अभी लेना शुरू करा 20-30 साल से। उसके पहले तो 1947 से अमेरिका से ले रहे थे। लेकिन अमेरिका, आपको पता नहीं, शायद पाकिस्तानियों को पता है, नहीं पता है, लेकिन ये जियाउल हक साहब के टाइम पे तो अमेरिकन एम्बेसी में इस्लामाबाद पर अटैक हुआ था, आपको अगर याद हो तो। और पाकिस्तानी भीड़ ने ही अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर बिल्कुल हल्ला बोल दिया था, अटैक कर दिया था। कुछ एम्बेसी का हिस्सा जल भी गया था उस वक्त, तब भी तो पाकिस्तान पैसे ले रहा था। तो ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ आपको बताता हूं, इसमें फर्क ये नहीं है कि पाकिस्तान ने किससे पैसे लिए, वो मसला है ही नहीं यहाँ पे। बात यह है कि अमेरिका टॉलरेट करता है, चाइना टॉलरेट नहीं करता। अमेरिका फिर कहता है आपको डू मोर, ये अमेरिका आएगा, उसके केरी लूगर बिल आएगा, उसमें बोलेंगे डू मोर। हिलरी क्लिंटन आएगी, बोलेगी डू मोर। ओबामा आएगा, बोलेगा डू मोर। ट्रंप आएगा, बोलेगा डू मोर। अमेरिका बोलेगा डू मोर, चाइना बोलेगा डू एज आई से। मोर और लेस का मतलब नहीं है चाइना के साथ। तो पैसे जो है ना, वो सऊदी अरब से भी लिए हैं पैसे, अमेरिका से भी लिए हैं, चाइना से भी लिए हैं। लेकिन चाइना को पाकिस्तान इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि चाइना का रिएक्शन बहुत खराब होता है। अमेरिका को अगर आप बोलेंगे ना कि ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का आवाम इस चीज को कबूल नहीं करेगा, अगर आप अमेरिका को बोलेंगे, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर लेने के बाद भी अगर आप अमेरिका को ये बोल देंगे साहब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ये कबूल नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये बात करेगा, अच्छा ठीक है चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। चीन को आप ये नहीं कहते कि हमारा आवाम कबूल नहीं करेगा, क्योंकि चीन खुद अपने खुद के आवाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके आवाम में क्या इंटरेस्टेड होगा। तो चीन तो बोलेगा साहब आपने हमसे पैसे पकड़े, आप काम करिए। तो माइंडसेट का इशू है ये आरजू जी। बिल्कुल ठीक। और जैसे अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, तो अभी आप जो नई गवर्नमेंट वहां पर आई है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि भारत के साथ कैसे रिलेशंस होंगे? क्योंकि पिछले जो थे उनके तो बहुत अच्छे थे, और लेकिन उनकी कहा यही जाता है कि अमेरिका की पॉलिसीज चेंज नहीं होती उनके प्रेसिडेंट के चेंज होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने देसी टच देखा था कि ट्रम्प जो थे वो निकलने को तैयार नहीं थे, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जैसे देशों में होता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि आगे रिलेशंस कैसा रहेगा, और पाकिस्तान के लिए आप क्या देखते हैं कि कौन सी चैलेंजेस आएंगी पाकिस्तान को नई गवर्नमेंट के आने से? देखिए, मैं आपको अर्जुन जी एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कम से कम थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों के लम्हाए फिक्रिया इसलिए भी है कि हर समय सिक्योरिटी पैराडाइम से पाकिस्तान को देखा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और अमेरिका को क्या वो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट। अब अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए, मैं आपको सच बताता हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है आपकी, अमेरिका को एक रास्ता चाहिए, एक राहदारी चाहिए इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बस। अगर ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेम ना हो, राइट, तो फिर उसको क्या लेने देना है। चीन के साथ बॉर्डर तो इंडिया का भी मिलता है,
इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, ईरान से नहीं मिलता, चाइना से नहीं मिलता। देखिए, उनको ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के थ्रू वो जा नहीं सकते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं है। ईरान के थ्रू उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, 10 किस्म की परेशानियां हैं, मसले हैं उनके साथ। अब बचा पाकिस्तान, दैट इज द ओनली थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल बनना है, तो अब हमें यह बोलना पड़ेगा कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जब हम मफादात की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, राइट? ट्रेड होती है, राइट? हम अमेरिका को कई चीजें ऐसी देते हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कई चीजें हमें देता है। वो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया के पास नहीं है? तो ये जो कोल्ड वॉर वाला पैराडाइम है ना, कि साहब यू नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आप बात करें, वो अभी भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट है। क्यों नहीं है? और क्यों ना हो, होना भी चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात। लोग कहते हैं कि नहीं अब रेलिवेंट नहीं है, मुझे लगता है रेलिवेंट अभी भी है, और कम से कम आपके जर्नल तो समझते हैं रेलिवेंट है। दूसरी एक और चीज आरजू जी की, कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, यानी हमारी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, कि थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आए आपके और दुनिया भर के रिलेशन। जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा जो बाइडेन का। देखिए, आप ये समझिए कि बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही इज अ पॉलिटिशियन, और जो बाइडेन उसी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट था जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स करे हैं, ये आपको पता ही है। तो जो बाइडेन एंड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितने भी लेफ्ट लिबरल बने, ये कितने भी बोले कि मेरा नाम बैरक हुसैन ओबामा है और मेरे बाप मुसलमान थे, ये जितनी भी कहानियां सुनाए, जितने भी अपने आप को लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, अमेरिका में कम्युनिस्ट होना गाली है, ये जितने भी बोल रहे हैं, सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कि पूरे इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ड्रोन स्ट्राइक्स किसी ने करवाई, ओबामा ने करवाई। पूरी की पूरी वेडिंग पार्टीज, आपको पता है ओबामा के टाइम पे पूरी वेडिंग पार्टीज, 20-30 लोगों की वेडिंग पार्टी उड़ा दी गई हेलफायर मिसाइल्स फायर करके। ट्रंप ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। अब लोग कहते हैं ट्रंप दिमाग से पैदल था, या बिल्कुल थोड़ा सा ही वाज व्हाटएवर, मेंटली स्टेबल नहीं था, जो भी लोग कहते हैं, कई चीजें लोग कहते हैं ट्रंप के बारे में, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा इस वक्त। मैं सिर्फ ये करूंगा कि लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि इसके स्टेटमेंट क्या है और उसके स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को छोड़िए, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि उसने ग्राउंड पे क्या काम करा है। और जितना जो बाइडेन ने और बराक ओबामा ने पाकिस्तान को जितना हार्म करा है, वो आप उसको गिन नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा हार्म करा है। आपके कई, मुझे नहीं पता 1000 से ऊपर गिनती क्रॉस हुई कि नहीं, पर सैकड़ों तो बोल ही सकते हैं हमसे, सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, कई 100 पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम नहीं हुआ, या इतना सामने नहीं आया। दैट इज ऑल दैट आई कैन से। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको लगता है मेजर साहब के अब जैसे अगर हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें, जो हम लोग हिस्ट्री अपनी दोहराते रहते हैं हर जगह, हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, और हम इधर से शुरू करें, और पाकिस्तान अगर ये जो आजकल बंद भी कर रहा है हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को, अगर इस चीज पे रोक लगाए किसी तरीके से स्टेट कि जी यहाँ से कोई भारत में या कश्मीर में या कहीं पे भी दाखिल ना हो, जो कि इंडिया कहता रहता है, और पाकिस्तान से कई लोग पकड़े भी गए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे और FATF से निकल पाएगा पाकिस्तान? देखिए, मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि जो पाकिस्तानी टीवी पे अक्सर बोले जाते हैं ये बातें, ये पाकिस्तानी चैनल्स में रोज देखता हूं, और तो अक्सर ये बातें बोली जाती है ना कि दुनिया मफादात पे चलती है। आप लोग गलत बात नहीं कर रहे, आप लोग सही बात कर रहे हैं। ये सही बात है, 90% यही बात है। 10% मोरालिटी की भी कभी कभी बात हो जाती है, कभी एथिक्स की भी बात हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बिल्कुल ही चोर हैं, पूरी दुनिया चोर है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन 90% देखिए, FATF का जो टोटल मामला है, राइट, FATF से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो दुनिया चाहेगी ट्रांसपेरेंट एक्शन, राइट, ट्रांसपेरेंट एक्शन। अब आपने बोला कि साहब हमने लखवी को इतने साल जेल भेज दिया और ये आपका हाफिज सईद को इतने साल जेल भेज दिया, फॉर एग्जांपल आपकी कोर्ट्स ने, तो इंडिया जरूर ये पूछेगा आरजू जी कि ऐसे कौन से सबूत आज आपके पास लग गए हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थे आपके पास। कोई भी होगा पूछेगा। इसका मतलब उनको जो जेल भेजा गया है इसलिए भेजा गया है क्योंकि FATF का प्रेशर है, और जो ग्रे लिस्ट पे आप लोग हैं उससे आपकी इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है।
आप चाहे ब्लैकलिस्ट में आए ना आए, पर अगर आप ये ऐसे ही 2-4 साल ग्रे लिस्ट में रहे तो पाकिस्तान को बहुत सीरियस इकोनॉमिक डैमेज इससे होने वाला है, जो मैं देखा। इसलिए अगर पाकिस्तान को निकलना है ग्रे लिस्ट से तो अर्जुन सबसे पहले ये काम करना होगा कि ट्रांसपेरेंटली एक्शन लेना होगा। ट्रांसपेरेंटली आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब हम इन सब चीजों से हाथ धो रहे हैं, जेल में डाल दिया, क्योंकि दुनिया भी इतनी मासूम नहीं है। ये सब लोग जो FATF का, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी हैं 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सब खिलाड़ी हैं। तो और पहले ये भी कहते थे कि एक जनरल साहब ने लिखा था कि वी मैनेज टू हुडविंक द अमेरिकन्स। ये जियाउल हक साहब का एक स्टेटमेंट था कि नोबडी इज गेटिंग हुडविंक। देखिए, बेवकूफ कोई नहीं बनता। लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ना, मैं इतना यहां पे हार जाता हूं, कल मैं इतना जीत जाऊंगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। और पाकिस्तान की ये आदत रही है, शायद एक कमजोरी रही है, कि टू लुक एट एवरी मैच एज अ 2020 मैच, राइट। दुनिया टेस्ट मैच खेलती है, दुनिया 2020 नहीं खेलती आरजू जी। तो दुनिया कहती है कि साहब लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर पाकिस्तान को आज लग रहा है कि वो जीत गया है तो उसको ये फील करने दो कि वो जीत गया है। हम कल 10 गुनी ज्यादा और ले लेंगे, और लोगों ने लिया भी है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। और आपके जो हुक्मरान है उनसे तो नहीं, लेकिन आवाम को जरूर बहुत चोट पहुंची है। पाकिस्तान का जो आवाम है, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आवाम को बहुत नुकसान भी हुआ है, ये भी बात सच है। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा तो पब्लिक ही सहती है ना जो कुछ भी होता है। बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब, आप से मतलब आप आज आए हैं तो मैं एक एडवांटेज जरूर लूंगी कि हम बात करें अर्नब गोस्वामी जी की। और आप भी उनके चैनल पे शो करते हैं, मैं भी अक्सर ज्वाइन करती हूँ। बहुत जबरदस्त किस्म के वो जर्नलिस्ट हैं। हम आई ऑलवेज अप्रिशिएट, और हमेशा मैं बहुत ज्यादा उनसे सीखने को भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि अर्नब जी का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है उनके साथ। वो जिसे कहते हैं ना कि वो सितारे गर्दिश में, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि कोई ना कोई मसला होता है। तो अब ये व्हाट्सएप का जो उनका इश्यू हुआ, और उसके ऊपर यहाँ से हमारे PM साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट्स की, उसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करा वो बिल्कुल गैर जरूरी था। पहली बात, आप 22 करोड़ आवाम के कायद हैं, आप लीडर हैं 22 करोड़ के। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी हो सकती है, ठीक है। अगर आज आप नवाज शरीफ से पूछें कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, नवाज शरीफ को बोलना पड़ेगा कि इमरान नियाजी मेरा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सच बात है वो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। आप मना तो नहीं कर सकते कि इमरान खान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समय एक प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का एक एहसास होना चाहिए कि मैं एक मुल्क का वजीर आजम हूं, और बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो एहसास कि मैं एक मुल्क को, मैं 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हर चीज जब वो बोलें तो उसमें एहसास होना चाहिए। उनका कोई एक्शन से एहसास कौम को भी लगे, क्योंकि कौम जब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखती है तो उसका मोरल अप एंड डाउन होता है। जो उसका जो हौसला होता है, या तो ऊपर जाता है नीचे जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि लीडर है वो कौम का। पहली चीज तो ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि इमरान खान का व्हाट्सएप जो कॉन्वर्सेशन है, अर्नब का जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा क्या है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल डेट, कोई समझाए मुझे। यहाँ पे भी ऑपोजिशन पार्टीज और कह रही हैं, ठीक है, उनका हक है कहने का, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, लेकिन उसमें कुछ नहीं। ये तो बात हम भी कह रहे थे, अगर जो हमने बालाकोट पे जो स्ट्राइक करी है, अगर उसके 7, 8, 10 दिन पहले के आप वीडियोस निकालें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, तो मैं खुद बोल रहा हूं कि कितनी बार हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि इसमें प्रोबेबल एयर स्ट्राइक है। उसका रीजन होता है अर्जुन जी, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, ठीक है, और सारे मुल्क का इस मामले में ये एक ही टाइप के हैं। इसमें एक खास मामले में वो है कि जो इनके जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो अपनी ये वर्दी तो नहीं पहनते, बिकॉज दे हैंग द यूनिफॉर्म्स, राइट, लेकिन का एक्सपीरियंस तो रहता है। जो 30-30, 40-40 साल इन्होंने दिए हैं अपने मुल्क के लिए, वो कोई मुल्क का, तो उसका एक्सपीरियंस तो रहता है। तो वो जब एक्सपीरियंस से बोलता है, अब देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं अर्जुन जी, मैंने भी टीवी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो दूसरे जो भाई थे वो इतनी जोर से बोल रहे थे, कुछ उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा होता है कि जो कह रहा है ना कि अर्नब को पता था, अर्नब को पता वता कुछ नहीं था, लेकिन जब आप डिफेंस एनालिस्ट को बैठाएंगे वहां पे, तो डिफेंस एनालिस्ट का काम है एनालाइज करना, राइट। छोटी सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अगर जाहिर सी बात है कि अगर शक्कर जो होती है, चीनी का दाम बढ़ेगा
तो जो रेडी पे चाय बेचता है उसके चाय का भी दाम बढ़ेगा, राइट? ठीक। अगर अगर सिर्फ कपड़े की थान है, अगर कपड़े की थान का दाम बढ़ेगा तो ओवरऑल सूट आप सिलवाएंगे उसका भी दाम बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है ना? अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो एसेंशियल कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा, राइट? तो ये एक, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, उदाहरण जिसको हिंदी में कहते हैं, कीजिए। तो ये एक एनालिस्ट का काम होता है कि सिचुएशन को एनालाइज करना। अब जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बात बोलेंगे कि साहब जो पुलवामा हुआ था, राइट, वो कश्मीर में हुआ था, जो लेथपुरा में हुआ था, ये जो अटैक, वो जगह का नाम लेथपुरा है, तो वहां पुलवामा में, तो वहां पे हुआ था। अब जब वहां पे हुआ ये, तो उसके नताइज क्या थे? कश्मीर में तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप करेंगे तो इट विल बिकम अ ग्लोबल इंसिडेंट, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक करना, तो वो तो उसके रिपरकशंस एक अलग हैं दुनिया में, ये सब। अगर आप इन्फेंट्री से, ये बड़ी, मैं, कोई लोग ना सोशल मीडिया पे थोड़े से पागल भी हो जाते हैं कि मेजर साहब को कोई बहुत बड़ी देश की सीक्रेट के, यार मैं बड़ा छोटा सा अदना सा अफसर था फौज का, ठीक है ना? मैं कौन सा जर्नल था जिसको बहुत कुछ पता है? आई वॉज अ कंपनी कमांडर, 125 बंदे थे मेरे अंडर, तो मेरे पास ऐसी कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इंटरनेट देखेंगे आपको पता लग जाएगा। अगर आप इन्फेंट्री भेजेंगे तो कैजुअलिटीज का डर है। आर्टिलरी फायर इम्पर्सनल होता है, बिकॉज आपको नहीं पता। काफी लोग ये कह रहे थे टीवी पे कि हो ना हो एयर स्ट्राइक ही होगी, हो ना हो एयर स्ट्राइक होगी, और ये सारे चैनल्स पे डिस्कशन हो चुका है। तो ये कहना कि साहब अर्नब को क्या पता था, अर्नब को, और चलिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ अर्नब को पता था, मान लेते हैं, ये कह रहे हैं ना, इमरान खान जी कह रहे हैं कि अर्नब को पता था। अर्नब ने कर क्या लिया उसका, अगर अर्नब को पता था तो? क्या अर्नब ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि मुझे पता है बालाकोट में जहाज? ये सब बेवकूफी की चीजें हैं, ठीक है? ये अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा, और मैं साहब बड़े एहतराम से बोल रहा हूँ उनको, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ साहब उनको, अब आप बताइए क्यों बोल रहा हूँ? आपको गेस करिए मैं इमरान खान को साहब क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं लगभग अभी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 7:30। तो भाईजान अभी साहब के लेवल पे पहुंच गए। देखिए कई सारे आरजू जी मसले हैं, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उस पे इमरान खान जी फोकस नहीं कर रहे, राइट? नंबर वन, ऐसा सबको लगता है, ऐसा सबको लगता है, ना सिर्फ आपको, यहाँ भी बहुत लोगों को लगता है। जी आप करिए कंटिन्यू। जी, जैसे कि वो पीआई वाला मसला है, ठीक है ना, चाहे ब्रॉडशीट वाला मसला है, चाहे रिकोटेक वाला मसला है, चाहे ओवरऑल एक पाकिस्तान का दुनिया में परसेप्शन है, राइट? ये बहुत संजीदा बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान जी का जो काबीना है, खासतौर से शेख रशीद टाइप के जो कैरेक्टर हैं, ये बड़े गैर संजीदा किस्म के लोग हैं। दे आर नॉट वेरी सीरियस पीपल। तो उनको देख के लगता नहीं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर बात कर रहा है। वो ऐसा लगता है ना, जो कॉलेज के कैंटीन में बड़े लफाड़े बात करते हैं, बड़े भैया, जैसे कहते हैं ना, बड़े भैया आ गए, तो वो बड़े भैया टाइप की बातें करते हैं। वो जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना कि भैया आ गए, उस टाइप की बातें करते हैं, गैर संजीदा किस्म की बातें। सो दे शुड बी अ लिटिल सीरियस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, देखिए, दुश्मनी अपनी जगह, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वो अपनी जगह, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान टुडे लीगली इलेक्टेड कहें, सिलेक्टेड है, वो अंदर की बात है पाकिस्तान की, उस पर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन लीगली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही शुड बिहेव लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये कह रहे हैं कि अब अर्नब ने ये बोल दिया, आपने अर्नब को ट्रोल करना शुरू कर, अर्नब ने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ टीवी पे, आप बता दो, लेट्स टॉक। आपको लगता है इमरान खान आएगा अर्नब गोस्वामी के सामने? कभी नहीं आएगा, उसको पता है। सही। अर्नब गोस्वामी, मुझे कहना नहीं चाहिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, बट जिस तरीके से इमरान खान ने बिहेव करा, अगर वो अर्नब के सामने आ जाए ना, आपके यहाँ आलू छीलते हैं उसे, वो चीज होती है ना जिससे आलू छीलते हैं, पोटैटो पीलर। आरजू जी बुरा मत मानिएगा, अर्नब गोस्वामी पोटैटो पीलर लेके इमरान खान की खाल निकाल देगा। मैं तो अर्नब को आज 28 साल से जानता हूं, अर्नब को, और उसने बोल दिया कि तुम आ जाओ, आओ तो सामने तो बोलो मेरे, एक बार वो नहीं बोलेगा कभी। लेकिन आपके अपोजिशन वाले भी तो कह रहे हैं, मेजर साहब, आपके अपने लोग भी तो कंट्री के यही बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं अर्नब जी के बारे में। हाँ, वो ऑपोजिशन वाले तो बहुत चीजें कहते हैं ना, यही ऑपोजिशन है हमारा, और मुझे कोई ऑपोजिशन के बारे में, देखिए, उनका हक है कहने का, राइट? उनका हक है कहने का, तो कहेंगे। ऑपोजिशन वाले हर मुल्क में कहते हैं आरजू जी, पाकिस्तान में भी कहते हैं, राइट?
पाकिस्तान में कहते हैं ऑपोजिशन का, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, उनको हक देता है। और चाहे वो कोई भी हो, सोनिया जी हो, राहुल हो, या कोई भी और हो, जो नरेंद्र मोदी जी को अपोज करना चाहे, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है अपोज करने का। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो उनकी और उनकी अंतरात्मा के बीच में बात है, उसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और आई होप कि इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुआ करे, क्योंकि एनर्जी जैसे जर्नलिस्ट हैं और वो है, सभी को मालूम है, तो लोगों को इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन